नमस्ते दोस्तों, नॉवल स्टोरी मेंबर्स परिवार में आपका स्वागत है। क्या आप एक्शन, फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन आधारित नोवेल्स के प्रशंसक हैं? ये चैनल विशेष रूप से आपके लिए है। हम लंबी और लोकप्रिय नोवेल्स को सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारी खासियतें हिंदी में संपूर्ण व्याख्या, जटिल कहानियों को आसान भाषा में समझें। लंबे एपिसोड्स, 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे सीजन के वीडियो ताकि आप बिना रुके कहानी का मजा ले सकें। नियमित अपडेट, हर हफ्ते नई कहानियां और अध्यायों की श्रृंखला। नोवेल्स की अद्भुत दुनिया की यात्रा के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बने। कहानियों में खो जाएं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर स्वीकृत। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी सामग्री और कहानियां उनके संबंधित कॉपीराइट धारकों की हैं। हम किसी भी मूल काम पर स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। ये कंटेंट केवल मनोरंजन, कमेंट्री और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, जो कि कॉपीराइट कानून के तहत फेयर यूज की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी कॉपीराइट धारक को इस सामग्री पर कोई आपत्ति है, तो कृपया हमसे तुरंत संपर्क करें। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे। अध्याय 81। हाँ, आप बहुत चतुर हैं, मेजबान। सुश्री सिएरा, एक छोटी सी डील कैसी रहेगी? अरेबेल ने अचानक सुझाव दिया। सिएरा इस सुझाव से आश्चर्यचकित लग रही थी। सौदा? उसने पूछा। इसके बाद सिएरा ने नकारात्मक ढंग से अपना सिर हिलाया, जिससे जोड़े को संकेत मिला कि उसे उनके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अब जा सकते हैं, उसने जोड़े को जाने का इशारा करते हुए कहा। ये जानते हुए कि वह किस स्थिति में थी, जोड़ा इसके लिए तैयार था। उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से नहीं गए। ईदान ने अरबेल को वार्ता में जगह दी। कम से कम सिएरा की उसके बारे में अच्छी राय थी, और पहले तो उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इस तथ्य से कि उसके पास एक दुर्लभ अल्फा रक्त रेखा थी, उसकी नजर में उसका मूल्य बढ़ गया। अपना समय लें, सुश्री सिएरा। हमारे पास एक सुझाव है जिसमें आपकी रुचि होगी, अरेबेल ने जोर दिया। ओह, और यह क्या है? आप जानते हैं, इस समय मेरी इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। सिएरा थोड़ा उत्सुक थी। वह इस बारे में उत्सुक थी कि वे उसे क्या पेशकश कर सकते हैं। केवल इस एहसास ने कि वे दूसरी दुनिया से आए हैं, उसे उन्हें सुनने की अनुमति दी। अंधेरे के तत्व द्वारा अवशोषित आपकी जीवन शक्ति के प्रभाव को कम करने का कोई तरीका क्या है? अरेबेल ने सिएरा से सावधानी से पूछा। वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ये सब इस सुझाव पर सिएरा की प्रतिक्रिया पर निर्भर था। सिएरा पहले तो अराबेल के सुझाव पर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर उसकी नजर गंभीर हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें उसकी समस्या के बारे में कैसे पता चला। अरेबेल ने सिएरा के मूड में बदलाव देखा। यदि वह पहले लापरवाही बरतती थी, तो अरेबेल द्वारा अपना सुझाव देने के बाद, जिससे संकेत मिलता था कि वे उसकी समस्या से अवगत थे, सिएरा का व्यवहार तुरंत बदल गया। आपको इस बारे में कैसे पता चला? सिएरा ने पूरी गंभीरता से पूछा। अरेबेल ने सिएरा से नजरें हटाए बिना उत्तर दिया। आप जानते हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं। आपकी दुनिया के विपरीत, हमारे पास कुछ क्षमताएं हैं जो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। यह उनके लिए धन्यवाद है कि हमने सीखा है कि आपने अपनी गलती पर नियंत्रण खो दिया है। और अब वह अंधेरा तत्व जो आपका हिस्सा है, आपकी जीवन शक्ति को निगल रहा है। अरेबेल के जवाब के बाद सिएरा का चेहरा अपरिवर्तित रहा। इससे अरेबेल मानसिक रूप से परेशान हो गई। उन दोनों को घेरने वाली अनिश्चितता ने उसे डरा दिया और चिंतित कर दिया। सिएरा, हालांकि उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन आश्चर्यचकित थी। कम ही लोग जानते थे कि वल्किरी वंश में कोई दोष था। उसे यकीन था कि अरेबेल मॉर्गन, जिसके पास आइस वाल्किरी की रक्तरेखा थी, पहले ही इस समस्या का सामना कर चुका था। हालांकि ये पता लगाना लगभग असंभव था कि वाल्किरीज में से कौन, उसके अलावा, उसके दोष से पीड़ित था। सिएरा अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी, और उसकी क्षमताएं उसकी स्थिति को लगभग पूरी तरह से छिपा देती थी। यहां तक कि लिम्बो की चेतना भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। इस जोड़े को उसकी समस्या के बारे में कैसे पता चला? इस अनिश्चितता ने सिएरा को डरा दिया। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि इस जोड़े के पीछे ऐसी कौन सी शक्तिशाली शक्ति थी जो उसके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर सकी। साथ ही इस खोज ने उनमें आशा जगाई। वह लगभग इस बात से सहमत हो चुकी थी कि उसका क्या इंतजार है। अपनी समस्या के कारण उसने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करना बंद कर दिया और इलाज का रास्ता खोजने की उम्मीद में कालकोठरी में जाकर उस पर विजय पाने का प्रयास करने का फैसला किया। उसकी उम्मीदें कालकोठरी में छिपे रहस्यों से जुड़ी थीं। हालांकि अंत में वह असफल रही और उसने हार मान ली। बिना विरोध किए या बाहर निकलने की कोशिश किए खुद को कालकोठरी में समा जाने दिया। तो
वह इस अजीब जगह पर पहुंच गई जहां कालकोठरी की तरह उसकी शक्तियां सीमित थीं। लेकिन कालकोठरी के विपरीत उसकी जीवन शक्ति को अवशोषित करने वाली शक्ति भी यहां सीमित थी, जिससे उसे थोड़ा अधिक समय मिल गया। अरे सिस्टम, आपने कहा था कि हम ट्रेड फंक्शन का उपयोग करके अवशोषण प्रभाव को दबाने में उसकी मदद कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सिस्टम पॉइंट के साथ कुछ खरीदने की जरूरत है? ईदान ने पूछा जब सिएरा सोच रही थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने फिर से कुछ महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है, और इस प्रश्न के साथ सिस्टम की ओर मुड़ गए। ईदान का सवाल सुनकर अराबेल चौंक गई। हाल ही में उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वे बहुत अधिक विचलित हो गए और लगातार महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भूल गए या बस उन पर ध्यान नहीं दिया। इससे चिंता होने लगी थी। वह फिर से कैसे भूल सकती है कि सिस्टम ने सिएरा को व्यापार फंक्शन में मदद करने की पेशकश की थी। वैसे भी उनके पास बहुत सारे सिस्टम पॉइंट नहीं थे और उन्हें पहले जांच करनी चाहिए थी कि क्या उनके पास उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। 2 महीनों में वे मुश्किल से लगभग 600 सिस्टम पॉइंट जमा करने में सफल रहे। इनमें से अधिकांश अंक कौशल और क्षमताओं में सुधार के लिए छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अर्जित किए गए थे। हालांकि उन्हें आरोहण परीक्षण पास करने और बोनस कार्य पूरा करने के लिए सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। उस समय वे प्राप्त अनुभव के लिए सिस्टम के आभारी थे, जिसने उन्हें 20 के स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी और अंकों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिस्टम के बाकी अंक व्यापार फंक्शन के माध्यम से अनावश्यक वस्तुओं को बेचने से प्राप्त हुए। हाँ, आप बहुत स्मार्ट हैं, होस्ट। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनाई दी। उसकी नीरस आवाज में किसी भी भावना का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन ईदान और अरेबेल को यकीन था कि सिस्टम उन पर हंस रहा था। सिस्टम, सिएरा की मदद के लिए हमें ट्रेड फंक्शन से क्या हासिल करने की आवश्यकता है? ईदान ने अपनी जलन रोकने के लिए दांत पीसते हुए पूछा। ट्रेडिंग विंडो में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित थे, इस तथ्य के बावजूद कि कार्य उनके स्तर तक सीमित था। उनमें से अधिकांश रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक सामान्य चीजें लगती थी, लेकिन उनकी कीमत भी ऊंची थी। सबसे कम लागत साबुन के एक छोटे टुकड़े की थी, जिसकी लागत 50 सिस्टम पॉइंट थी। जब ईदान सामान को देख रहा था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता है वह वास्तव में कहाँ है। सिस्टम पहुंचा और उसकी स्क्रीन पर एक औषधि लाया। वे जो खोज रहे थे उस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, वाल्किरी ब्लडलाइन के दोष को दबाने के लिए औषधि। इस औषधि की कीमत 1000 सिस्टम पॉइंट थी। औषधि की कीमत देखने और उसके और अरेबेल के बीच मौजूद सिस्टम बिंदुओं की संख्या के साथ तुलना करने के बाद ईदान ने चुपचाप खिड़की बंद कर दी। उसने अरेबेल पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया, जिससे उसे पता चला कि वे सिस्टम पॉइंट खो रहे थे। हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ भी नहीं बेच सकते हैं, और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमें अपने कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें काफी समय लगेगा, अरबेल ने ईदान की ओर मुड़ते हुए सोचा। उसने जवाब में बस अपने कंधे उचकाए। बेशक ईदान खुद नहीं जानते थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। यदि उसे अंक अर्जित करने का कोई अच्छा तरीका मिल गया होता, तो उसने पहले ही इसका उपयोग कर लिया होता। अचानक सिस्टम बचाव के लिए आया। C82 अनुबंध, इसे साबित करो, सिएरा ने दृढ़ता से कहा। उसने मांग की कि दंपत्ति यह प्रदर्शित करे कि वे वास्तव में उसकी मदद करने में सक्षम हैं, न कि केवल खोखले वादे करके हवा को हिलाएं। बेशक हम इसे साबित कर सकते हैं, अरेबेल ने आत्मविश्वास से कहा। सिस्टम, क्या कोई समझौता करने का कोई तरीका है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पक्ष इसे तोड़ न सके? इस बिंदु पर ईदान को उन उपन्यासों की याद आई जिसमें विभिन्न अनुबंधों और समझौतों का वर्णन किया गया था जो ऐसी स्थितियों में काम आ सकते थे। बेशक वहां है। व्यापार फंक्शन में आप 3 प्रकार के अनुबंध खरीद सकते हैं, एक रक्त अनुबंध, एक आत्मा अनुबंध और सिस्टम बिंदुओं के लिए एक शक्ति अनुबंध। एकमुश्त अनुबंधों के अलावा एक विशेष क्षमता भी है, लेकिन स्तर प्रतिबंधों के कारण ये व्यापार फंक्शन में उपलब्ध नहीं है। सिस्टम से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद ईदान ने तुरंत ट्रेड विंडो खोली। जब उन्होंने ठेकों का मूल्य देखा तो तुरंत उसे बंद कर दिया। सुश्री सिएरा, क्या आपके पास कोई अनुबंध है? ईदान ने यह तय करते हुए पूछा कि यदि सिस्टम और उनके पास स्वयं एक नहीं है, तो दूसरे पक्ष पर ध्यान देना उचित है। आश्चर्यचकित होकर कि ईदान ने उसे संबोधित किया था, सिएरा की भौहें ऊपर उठ गईं। सिएरा ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, एक आत्मा अनुबंध है। आश्चर्यजनक। ईदान खुशी से चिल्लाया, आइए एक अनुबंध समाप्त करें, और फिर हम दिखा सकते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सिएरा ने सहमत होने से पहले एक पल के लिए सोचा।
हालांकि आत्मा अनुबंध प्राप्त करना कठिन था और इसकी लागत काफी थी, सियरा के लिए, जिसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, ये बर्बादी नहीं थी। उसने जोड़े के शब्दों की सत्यता को सत्यापित करने का अवसर लेने का फैसला किया। उसने अपने स्थानिक भंडारण से एक चर्मपत्र निकाला जो एक लटकन था और उसे मेज पर रख दिया। और बदले में आप क्या चाहते हैं? उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। यदि वे किसी सौदे की पेशकश करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वे इससे प्राप्त करना चाहते हैं। समझौता करने से पहले, वह जानना चाहती थी कि दोनों पक्ष क्या मांग कर रहे हैं। ये सरल है, हम सुरक्षा मांग रहे हैं, अराबेल ने कहा। इससे पहले कि सियरा जवाब दे पाती, उसने जारी रखा, आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया की चेतना हमारा शिकार कर रही है, और सबसे अधिक संभावना है कि इन दिनों में से एक दिन हमें घात या कुछ इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अगर हम इसे अकेले नहीं संभाल सकते हैं तो आप हमारी और हमारे बुजुर्गों की मदद करें। और विशेष रूप से, सियरा ने जो सुना उससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने और अधिक विशिष्ट जानकारी मांगी। हम नहीं जानते कि कितने लोग इसमें भाग लेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि वे भाग लेंगे। उनमें संभवतः स्थानीय लोग होंगे, इसलिए हम आपसे उन्हें युद्ध में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो हमें बस आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप कुछ लोगों को संघर्ष में शामिल हुए बिना भागने में मदद कर सकते हैं? सियरा ने एक पल के लिए सोचा। यदि यह जोड़ा वास्तव में उसकी समस्या सुलझाने में मदद कर सकता है, तो उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने उत्तर दिया। मैं आपसे आपके रक्तसार के बारे में भी पूछना चाहूंगा। पहली आवश्यकता के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद अरेबेल तुरंत दूसरी आवश्यकता पर आगे बढ़ गया। मेरा रक्तसार। सियरा को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आपको इसकी जरूरत किस लिए है? बेशक, आपकी समस्या में मदद करने के लिए। हमें आपके रक्तसार का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, न कि आपके नियमित रक्त का। आखिरकार, रक्तसार में आपकी रक्त रेखा शामिल है जिससे आपको परेशानी हो रही है, अराबेल ने बिना शर्माए कहा। कुछ हद तक वह सच कह रही थी। उन्हें सियरा के रक्तसार को सिस्टम पॉइंट के लिए बेचने और औषधि खरीदने की आवश्यकता थी जो अस्थायी रूप से उसकी समस्याओं को हल कर सके। उसके शब्दों में कुछ भी असामान्य न देखकर, सियरा ने ईदान की ओर देखा और पूछा, कितना? ईदान ने मानसिक रूप से सिस्टम को एक प्रश्न के साथ संबोधित किया, और वास्तव में, कितना? जितना अधिक, उतना बेहतर, मेजबान। मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बेचते समय मूल्य कितना अधिक होगा। अरेबेल सिस्टम के शब्दों को बिल्कुल दोहराते हुए सियरा की ओर मुड़ा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जो कुछ उसने सुना, सियरा की आंख मिचौली हो गई। सियरा ने मेज पर एक छोटी खाली शीशी रखते हुए कहा, मैं केवल एक पूरी शीशी ही उपलब्ध करा सकती हूँ। क्या ये काफी होगा? अरेबेल ने मानसिक रूप से सिस्टम से पूछा। ये पर्याप्त से अधिक होगा, सिस्टम ने उत्तर दिया। अद्भुत, अरेबेल ने खुशी से सोचा, और फिर सियरा की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाया, ये काफी है। अरेबेल की बातें सुनकर सियरा ने राहत की सांस ली। वह और अधिक प्रदान कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं थी। रक्तसार को अलग करने की प्रक्रिया न केवल दर्दनाक थी, बल्कि अप्रिय उत्तेजना भी पैदा करती थी। हालांकि इतनी रकम से उसे गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने और भी अधिक की मांग की होती, तो उसने एक और शीशी जोड़ दी होती, लेकिन अब और नहीं। 2 शीशियां उसकी सीमा थी। यदि वह इससे अधिक होती तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता। आवश्यकताओं पर निर्णय लेने के बाद, वे आत्मा अनुबंध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। ये जोड़े का पहला अनुभव था, और वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि आत्मा अनुबंध क्या होता है। आत्मा अनुबंध एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पक्षों को अनुबंध में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई पक्ष अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, और एक छोटा जोखिम है कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। सिस्टम ने जोड़े को आत्मा अनुबंध का सार संक्षेप में समझाया। आत्मा की क्षति एक गंभीर चोट है जिसे ठीक करने के लिए विशेष ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। सीमित संख्या में तरीके हैं, खासकर यदि चोट अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई हो। यहाँ तक कि जो लोग मदद करने में सक्षम हैं वे भी अनुबंध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते हैं। दंपति शुरू में अतिरिक्त मांगे करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा लालची न होने का फैसला किया और खुद को पहले से ही पेश की गई चीजों तक ही सीमित रखा। उन्होंने सियरा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, यह महसूस करते हुए कि वे केवल उसकी समस्याओं को आंशिक रूप से कम कर सकते हैं।
लेकिन उन्हें पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना सिएरा के सर्वोत्तम हित में भी था, जिससे भविष्य में सहयोग के लिए नए क्षितिज खुल गए। सिएरा ने अनुबंध की ऐसी शर्तें तैयार की जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद थी। अपनी ओर से उसने जुड़े और उनके बुजुर्गों की मदद करने का वादा किया, यदि भविष्य में उन्हें अन्य शहरों के बाहरी लोगों और स्थानीय निवासियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उसका लक्ष्य केवल उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करना था यदि वे इसे स्वयं नहीं संभाल सकते। इसके अलावा वह दंपति को अपने रक्तसार की एक शीशी प्रदान करेगी। ईदान और अरेबेल अपनी ओर से सिएरा को उसके वंश में दोष को दबाने में मदद करने के लिए सहमत हुए, जिससे उसका जीवन बढ़ गया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी विधि सिएरा को पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद का इलाज करने के तरीके खोजने के लिए अधिक समय देकर अपरिहार्य में देरी करेगी। सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने और उनकी सत्यता की पुष्टि करने के बाद दोनों पक्षों ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग किया। जैसे ही 3 आत्मा बल चर्मपत्र के संपर्क में आए, ये चमक गया और 3 समान भागों में विभाजित हो गया, जो अनुबंध के समापन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रत्येक प्रतिभागियों के शरीर में उड़ गया। C83 शिविर में वापस जा रहे हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सिएरा ने थोड़ा आराम किया। अब यदि दंपत्ति उसकी मदद नहीं कर सकते तो उनकी आत्मा को अपूरणीय क्षति होगी। लेकिन जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती थी, तब तक वह अपनी चिंताओं से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकती थी। सिएरा को थोड़ा डर था कि दूसरी दुनिया का कोई जोड़ा आत्मा अनुबंध को दरकिनार करने का कोई रास्ता खोज सकता है। हालांकि वह जानती थी कि संधि तोड़ने का कोई सफल तरीका अभी तक उनकी दुनिया में नहीं मिला है। ये बात दूसरी दुनिया के एलियंस से नहीं कही जा सकती थी। बहुत बढ़िया, फिर हम आपसे रक्तसार की वादा की गई शीशी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही हम इसे प्राप्त करेंगे, हम आपको कुछ समय बाद वह प्रदान करेंगे जो आपको चाहिए। अराबेल ने यह सुनिश्चित करने के बाद कहा कि अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अब वह सिस्टम के कार्य को पूरा करने और यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि वे सिएरा के रक्तसार को कितने अंकों में बेच सकते हैं। सिएरा ने जवाब दिया, मैं जल्द ही आपको ब्लड एसेंस की शीशी सौंप दूंगी। और अब आप वापस जा सकते हैं। आपके बुजुर्ग शायद पहले से ही आपकी लंबी अनुपस्थिति के बारे में चिंतित हैं और जल्द ही आपकी तलाश शुरू कर देंगे। उस स्थिति में हम छुट्टी ले लेंगे, अराबेल ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। मिस सिएरा, ये देखते हुए कि आपने यहाँ इतना शक्तिशाली अवरोध स्थापित किया है, क्या मैं सुरक्षित रूप से मान सकता हूँ कि आप इस जगह की चेतना से छिपने में सक्षम हैं? अरबेल का अनुसरण करने से पहले ईदान से पूछा। सिएरा ने उनके सवाल का जवाब दिया, हाँ, अंधेरे के तत्व से मेरी निकटता के लिए धन्यवाद। मैं न केवल उसकी नजरों से बल्कि उसके प्रभाव से भी छिप सकता हूँ। तो चेतना आपकी यहाँ उपस्थिति से अनजान है। मुझे चिंता है कि अगर उसे आपके बारे में पता चला तो वह ऐसे कदम उठा सकती है जो भविष्य में हमारे और आपके जीवन को भी जटिल बना देंगे। ईदान ने अपनी चिंता व्यक्त की। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इस दुनिया की चेतना को संदेह होगा कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पाएगी कि मैं कौन हूँ। मेरी रैंक का निर्धारण तो दूर की बात है, यह सर्वज्ञ नहीं है और इस दुनिया में होने वाली हर चीज का निरीक्षण नहीं कर सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके यहाँ रहने के पूरे समय के दौरान इसने इस जगह में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। सिएरा के शब्दों ने जोड़े को आश्चर्यचकित और आश्वस्त किया। अगर उसने जो कहा वह सच है, तो अब उनके पास एक और तुरुप का पत्ता है जो सबसे खराब स्थिति में उनकी मदद कर सकता है। अब वे थोड़ा आराम कर सकते थे। फिर हम अलविदा कहते हैं, जोड़े ने कहा। अपने शिविर में वापस जा रहे थे, जहां यूलिया और निमो उनका इंतजार कर रहे थे। अपनी सीट पर बैठी सिएरा ने जाने वाले लोगों से तब तक नजर नहीं हटाई जब तक वे जंगल में गायब नहीं हो गए। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। वह पूछना चाहती थी कि क्या वे उसे दबाने और उसके जीवन को लंबा करने के बजाय उसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका जानते हैं। हालांकि यह सुखद था, ये वह नहीं था जो वह चाहती थी। कोई भी इस तरह के आधे अधूरे उपाय पर समझौता नहीं करना चाहेगा। वह इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि इसके बिना उच्च पद तक पहुंचने के रास्ते कट जाते। उसने आंखें बंद करके धीरे से आह भरी। फिर शीशी को बाहर खींचकर वह अपना रक्तसार निकालने की तैयारी करने लगी, जैसा कि वे सहमत थे। शिविर के रास्ते में अराबेल और ईदान मदद नहीं कर सके, लेकिन इस बात पर चर्चा की कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। अराबेल ने उत्सुकता से कहा, जब से हमने खून के रिश्ते बदले हैं और आरोहण परीक्षण से यादें प्राप्त की हैं, हमारे साथ कुछ घटित हो रहा है।
वह ईदान के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर नहीं छोड़ सकी। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, ईदान ने धीरे से उत्तर दिया। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। हम एक सुरक्षित दुनिया में पले बड़े हैं और हमारे पास जीवन का एक बिल्कुल अलग विचार था। हमारी दुनिया में जादू, प्रणाली, रक्तवंश, अन्य नस्लें और बाकी सभी चीजों जैसी कोई आश्चर्यजनक और अजीब चीजें नहीं थी। हमारी दुनिया के प्रभाव के कारण हम बहुत अधिक सोचते हैं और अपने आसपास की हर चीज के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं। हालांकि ये हमारी धारणा को काफी हद तक सीमित कर सकता है। इस दुनिया में अलग अलग नियम हैं। नई दुनिया की संरचना को समझने के बजाय हम भ्रमित हो सकते हैं और इसे गलत समझ सकते हैं। ईदान की बात सच थी। यह विशेष रूप से अरेबेल का सच था। बचपन से ही उसे अपनी इच्छाओं की परवाह किए बिना अपने परिवार के लिए उपयोगी होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब नई दुनिया में उस पर ऐसे प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी परवरिश और विश्वदृष्टि से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकती थी। उसे अतीत पर ध्यान दिए बिना इस दुनिया के नए नियमों को बदलने और स्वीकार करने की जरूरत थी। दंपति अभी भी सिस्टम के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा सके, जिसके कारण उन्हें कई मौके गंवाने पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि वे संभवतः हमेशा लिम्बो की निगरानी में रहते थे, लेकिन वे इसकी आदत नहीं डाल सके और हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखते थे। इस वजह से अरेबेल ने सिएरा को अपना रहस्य उजागर करने में संकोच नहीं किया, यह सुनिश्चित किए बिना कि वह चारों ओर सुरक्षित थी। यदि लिम्बो का दिमाग उन पर नजर रख रहा होता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। जहां तक व्यापार फंक्शन का सवाल है, सामान की ऊंची कीमत के कारण जोड़े ने इस पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया और अंततः इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त अंक जमा होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसलिए वे इस जानकारी से चूक गए कि सिएरा की मदद के लिए ट्रेड फंक्शन का उपयोग करना आवश्यक था। ऐसा तब तक नहीं था जब तक सिएरा ने सबूत नहीं मांगा कि ईदान को यह याद था। इसके अलावा वे अपने सिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझते थे। हालांकि इसे सर्वोच्च पति प्रणाली और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली कहा जाता था, लेकिन युगल इसके मूल सिद्धांतों को समझ नहीं सके। उन्हें अपना सिस्टम बहुत अस्पष्ट लग रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि सिस्टम उन्हें किस दिशा में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह हर चीज और हर किसी को ढकने की कोशिश कर रहा है, और यह अजीब और गलत लग रहा था। उनकी दुनिया में एक कहावत थी, यदि तुम दो खरगोशों के पीछे भागोगे तो तुम एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। दंपति के पास इतना समय भी नहीं था कि वे सिस्टम द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सभी क्षमताओं, कौशलों और कार्यों का पता लगा सके। अपना स्तर बढ़ाना तो दूर की बात है। दंपति बहुत जल्दी शिविर में पहुंच गए। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, यूलिया और निमो पहले से ही कैंप फायर के पास उनका इंतजार कर रहे थे। यूलिया के चेहरे के भाव से साफ था कि वह उन्हें लेकर काफी चिंतित थी। हालांकि जोड़े को आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बगल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसका शिष्य बैठा था। वे दोनों अपने चेहरे पर कुछ अजीब भाव लिए हुए उन्हें देख रहे थे। एलोइस ने बस सूंघा और अपनी सांसों के बीच कुछ बुदबुदाया। क्या चल रहा है? अरेबेल ने यूलिया से पूछा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितने समय से चले आ रहे हो? उसने अपनी आवाज में नाराजगी के भाव के साथ उत्तर दिया। फिर उसने अराबेल को एक मानसिक लिंक का उपयोग करने का संकेत दिया और अराबेल तुरंत उससे जुड़ गई। जल्द ही ड्यूटी पर जाने की उनकी बारी है और हमें नहीं पता कि आपने जाने का फैसला क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। यूलिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसने एराबेल को अपराध बोध से देखा और जारी रखा, हमने उन्हें बस संकेत दिया कि आप चले गए, ठीक है। स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण अरेबेल को तुरंत समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। ईदान मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को इस तरह समझाने का फैसला क्यों किया। जल्द ही अराबेल को अंततः यह मिल गया और उसने एक मानसिक संबंध के माध्यम से यूलाली पर शापों की बौछार कर दी जिसने उसे लगभग बहरा कर दिया। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक साथ कई कार्य हाथ में लेते हैं तो आप उनमें से किसी में भी परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। C84 सिस्टम का एक नया फंक्शन खुला। यूलिया पर थोड़ा बड़बड़ाने के बाद अरेबेल शांत हो गया और उसने गुरु और उसके शिष्य की नजरों से छिपने का फैसला किया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वे उन्हें इतने करीब से क्यों देख रहे थे। वह दंपत्ति को भी हैरानी से देखती, अगर ड्यूटी पर होने के बजाय वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए, जैसा कि यूलिया ने कहा, क्रम से चले गए होते। उनकी अनुपस्थिति का विवरण जानने के लिए यूलिया उनके पीछे पीछे तंबू में चली गई। वह नहीं जो उसने कल्पना की थी, बल्कि उनकी अनुपस्थिति का असली कारण था।
यह महसूस करते हुए कि यह जल्द ही एलोइस और उसके शिष्य के लिए ड्यूटी का समय होगा, ईदान अपने तंबू में लौट आया, जहां निमो ने उसका पीछा किया। क्या हुआ? निमो ने ईदान से उनके द्वारा स्थापित मानसिक लिंक के माध्यम से बात करते हुए पूछा। ईदान समझ गया कि उसे स्पष्टीकरण देना होगा। ईदान ने निमो को आश्चर्यचकित करते हुए उत्तर दिया, हम काले रंग की उस महिला से मिले जिसके साथ मास्टर एडवेंचरर गिल्ड बिल्डिंग में बातचीत कर रहा था। निमो को यह महिला अच्छी तरह याद थी। उसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि शायद वह उनके मालिक मिलिका से अधिक मजबूत थी। और वह सही था। वह एक वाल्किरी है, ईदान ने कहा, और एक मानसिक लिंक के माध्यम से प्रसारित इन शब्दों ने निमो को एक अजीब एहसास दिया। उसके दाहिने हिस्से में जो घाव सता रहा था वह अचानक गर्म होने लगा और उसने अनजाने में अपने बाएं हाथ से अपनी गर्दन से लटक रहे पेंडेंट को पकड़ लिया। ईदान ने निमो के व्यवहार में अचानक आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, उसने हमारा पीछा किया क्योंकि उसने अरेबेल की भावनाओं को महसूस किया और उसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय निमो के विचार इतने भ्रमित थे कि वह सब कुछ नहीं सुन सका। आह भरते हुए आखिरकार उसने खुद को संभाल लिया और ईदान की बात ध्यान से सुनने लगा। ईदान ने सिएरा के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा, अराबेल ने उससे बात की और हमने कुछ मुद्दे सुलझाए। इसके अलावा हमने एक छोटा सा सौदा किया। अब कुछ गलत होने की स्थिति में हमारे पास बीमा है। निमो को बहुत दिलचस्पी थी और वह अधिक विवरण जानना चाहता था, विशेषकर वाल्किरी के बारे में। हालांकि ईदान विवरण में नहीं गया और निमो को पीछे हटना पड़ा। इस समय अराबेल ने यूलियालिया को संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था, बिना छिपाए या विवरण दिए। यूलियालिया पूरी तरह सदमे में थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतना शक्तिशाली वाल्किरी इतने समय तक उन्हें देख रहा था। यूलिया पहले ही अराबेल को इस रूप में देख चुकी थी और उसकी सुंदरता और ताकत से आश्चर्यचकित थी। अब यह जानकर कि एक वास्तविक वाल्किरी उनका पीछा कर रहा था, यूलिया की मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर इसने उसे डरा दिया, लेकिन दूसरी ओर इसने उसे जानने और उसे अपनी आंखों से उसके वास्तविक रूप में देखने की इच्छा पैदा की। समझाने के बाद वे दोनों सोने चले गए। अरेबेल सो नहीं सका। वह सिएरा द्वारा अपना रक्तसार लाने की प्रतीक्षा कर रही थी। शीशी आपके तंबू के प्रवेश द्वार पर है, आप इसे ले सकते हैं। अरेबेल ने लेटे हुए अपने सिर में सिएरा की आवाज सुनी और सोचा कि क्या हुआ था। बिना समय बर्बाद किए वह उठ खड़ी हुई और बाहर देखने लगी। जैसा कि सिएरा ने कहा, प्रवेश द्वार पर वास्तव में लाल तरल की एक छोटी शीशी थी। उसे उठाकर इधर उधर देखने पर अरेबेल को आसपास कोई नहीं मिला और वह वापस तंबू में लौट आया। वह आश्चर्यचकित थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सिएरा ने उसके तंबू के प्रवेश द्वार पर रक्तसार की शीशी कैसे पहुंचाई। यहां तक कि इजी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे एक बार फिर सिएरा की छिपने की कला में महारत की पुष्टि हो गई। ईदान, सिएरा ने अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा किया और रक्तसार लाया। अराबेल ने मानसिक रूप से ईदान को सूचित किया। ईदान, जो उस समय अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसने आंखें खोली और उठकर अरबेल जाने वाला था, लेकिन उसे समय पर याद आया कि वे अलग अलग तंबू में थे। वह अराबेल को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और उनके और एलोइस और उसके शिष्य के बीच और अधिक गलतफहमियां पैदा करना नहीं चाहता था। अद्भुत, ईदान ने अरबेल की खुशी साझा करते हुए मन ही मन उत्तर दिया। डिंग, कार्य किसी भी तरह से डाक वाल्किरी के रक्त का सार प्राप्त करना आवश्यक है, पूरा हो गया है। इनाम सुप्रीम अल्केमिस्ट सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया रक्त सार अमृत बनाने के लिए एक कूपन है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने कार्य पूरा होने की घोषणा की। प्रारंभ में जोड़े ने सोचा कि यह कार्य उनके लिए बहुत अधिक होगा, लेकिन एक अप्रत्याशित मामले के कारण उन्होंने इसे बहुत जल्दी और आसानी से निपटा लिया। इस घटना ने एक बार फिर पुष्टि की कि इस दुनिया में चीजें उम्मीद के मुताबिक गलत हो सकती हैं। पिछली बार की तरह अरेबेल के सामने एक छोटा कूपन दिखाई दिया जिस पर लिखा था, रक्तसार अमृत की तैयारी के लिए कूपन। सिस्टम, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? अराबेल ने कूपन हाथ में पकड़ते हुए पूछा। पिछली बार एक समान कूपन ने उसे और ईदान को अपने सिस्टम में ट्रेड फंक्शन खोलने की अनुमति दी थी। फिर उसके हस्तक्षेप के बिना सब कुछ अपने आप हो गया। आत्मा बल को कूपन की ओर निर्देशित करें और आपको पता चल जाएगा, सिस्टम ने अरेबेल के प्रश्न का उत्तर दिया। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए अरेबेल ने अपनी सोल फोर्स को कूपन में डाल दिया। जैसे ही उसकी आत्मा की शक्ति ने कूपन को छुआ, वह कणों में विघटित हो गया और उसके शरीर में उड़ गया। डिंग, सिस्टम में कीमिया नामक एक नया फंक्शन खोला गया है। जैसा कि अरेबेल ने सुझाव दिया था, एक नया फंक्शन सामने आया है, लेकिन इस बार ये कीमिया से संबंधित था क्योंकि कूपन सुप्रीम अल्केमिस्ट सिस्टम से था।
यहाँ एक और नया कार्य है, अरेबेल चिल्लाया। यह अगले सर्वोच्च सिस्टम से संबंधित तीसरा कार्य है। उनका संदेह कि निमो को एक अनोखे प्राणी को वश में करने में मदद करने के बाद बीस्ट टैमिंग फंक्शन खुल जाएगा, जो सुप्रीम बीस्ट टैमिंग सिस्टम से जुड़ा होगा, अब इतना बेतुका नहीं लगता। और यह नया कार्य क्या करता है? नई फंक्शन विंडो खोलते हुए अरेबेल ने उत्सुकता से पूछा। खुलने वाली विंडो में रेसिपी नामक केवल एक श्रेणी थी, जिसमें रक्तसार अमृत का एकमात्र नुस्खा था। इस बार अरेबेल की उम्मीदें उतनी ऊंची नहीं थी जितनी पिछली बार थी, इसलिए वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थी। मुझे अनुमान लगाने दें, अन्य व्यंजनों को अनलॉक करने के लिए क्या आपको कार्यों को पूरा करने या सिस्टम पॉइंट के लिए ट्रेड फंक्शन में उन्हें खरीदने की जरूरत है? अरेबेल ने सिस्टम से पूछा। हाँ, आप तेजी से सीखते हैं, मेजबान, सिस्टम ने उत्तर दिया। सिस्टम की बातें सुनकर अरेबेल की दाहिनी आंख फड़क गई। उसने एकमात्र उपलब्ध नुस्खा की जांच की और जब उसने सामग्री देखी तो धीरे से शाप दिया। रक्तसार अमृत सरलीकृत। इस बहुमूल्य अमृत को तैयार करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तारांकन रक्तसार तारांकन जाति के रक्त स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है 100 मिली। तारांकन महत्वपूर्ण अल्कोहल तारांकन 50 मिली। तारांकन मेजबान का खून तारांकन 100 मिली। तारांकन सिस्टम पॉइंट तारांकन 500 सीपी। खाना पकाने और सूचीबद्ध नहीं की गई छोटी सामग्री के लिए सेवा। इस प्रक्रिया के सफल होने की संभावना 50% है। परिणामस्वरूप आप ब्लड एसेंस अमृत की 1-2 शीशियां प्रत्येक 100 मिलीलीटर प्राप्त कर सकते हैं। धिक्कार है, निर्माण के लिए अतिरिक्त सामग्री, मेरे खून और सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता है, और अभी भी सफलता की संभावना है। अरेबेल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि एक के बजाय 2 शीशियां प्राप्त करने में सक्षम होना थोड़ा आरामदायक था, लेकिन यह अन्य परिस्थितियों पर भारी नहीं पड़ सकता था। अरेबेल ने निर्णय को बाद तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। अपने असंतोष के बावजूद वह समझ गई कि यह रक्तसार अमृत न केवल उसके लिए बल्कि ईदान के लिए भी उपयोगी होगा। अब जब उसने काम निपटा लिया था, तो उसे यह पता लगाना था कि वे लेजेंडरी रैंक डार्क वाल्किरी ब्लड एसेंस को कितने में बेच सकते हैं। यह पता लगाने के लिए अरेबेल ने ट्रेड विंडो खोली और अपने हाथ पर रखी शीशी को स्कैन किया। जब उसने शीशी की कीमत देखी तो उसने आश्चर्य से उसे गिरा ही दिया। C85 खरीद और बिक्री प्रक्रिया 6000 अंक। अरेबेल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने शीशी को कसकर पकड़ लिया, मानो वह सबसे कीमती खजाना हो। इस बिंदु तक उन्हें अपनी सभी बिक्री और पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 10 से कुछ अधिक अंक प्राप्त हुए थे। उन्होंने केवल बोनस कार्य और आरोहण परीक्षण पास करने के लिए महत्वपूर्ण संख्या में अंक एकत्र किए। लेकिन उसकी तुलना में भी ब्लड एसेंस की एक शीशी बेचने पर उन्हें 6000 अंक मिले। अरे सिस्टम, इतना बड़ा अंतर क्यों है? अरेबेल ने पूछा। हालांकि वह मोटे तौर पर उत्तर समझ गई थी, वह इसे सिस्टम से ही सुनना चाहती थी, जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है। मेजबान, आपके हाथों में लीजेंडरी रैंक के डार्क वाल्किरी का रक्तसार है। उसकी रैंक के अलावा उसके पास कुछ हद तक दुर्लभ अंधकार का तत्व है, और आप एक महत्वपूर्ण राशि एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। इस सार की कुल लागत 6000 सिस्टम पॉइंट है। सिस्टम ने 3 मानदंडों के आधार पर सिएरा के रक्तसार के मूल्य का अनुमान लगाया: रैंक, तत्व, दुर्लभता और मात्रा। यदि आप व्यापार फंक्शन में पौराणिक रैंक का रक्तसार खरीदना चाहते हैं, तो आपको तत्व की दुर्लभता और राशि के आधार पर 25,000 और 100,000 सिस्टम पॉइंट के बीच भुगतान करना होगा। सिस्टम की ये बातें सुनकर अरेबेल स्तब्ध रह गया। उसने सिएरा के रक्तसार की शीशी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मेजबान, आपको तुरंत यह एहसास हो जाना चाहिए था कि आप व्यापार समारोह में अनावश्यक वस्तुओं को उनके वास्तविक मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेच रहे थे। और कितना बड़ा अंतर है? अरेबेल ने पूछा। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अंतर लगभग 10 गुना था, लेकिन उसे सिस्टम से पुष्टि की आवश्यकता थी। 10 बार। सिस्टम ने बस इतना कहकर उसकी गणना और डर की पुष्टि की। अरेबेल बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाए। कीमत का अंतर बहुत ज्यादा था। अब से उन्हें अपने बिक्री निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। केवल जिसे वे अनावश्यक कबाड़ मानते हैं उसे ही क्रियान्वित किया जा सकता है, और बाकी सभी चीजों के लिए उन्हें अन्य अवसरों की तलाश करनी होगी। हालांकि लंबे समय में सिस्टम के अंक अन्य बिक्री से प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक मूल्यवान होंगे। युगल को एहसास हुआ कि यह अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं था। सिस्टम से ही ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें वे अंक अर्जित करने के लिए पूरा कर सकते हैं।
अरेबेल ने मामले को अलग रखने और बाद में ईदान के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला किया। उसे अभी और भी महत्वपूर्ण काम करने थे, जैसे ब्लड एसेंस की एक शीशी बेचना। इस बोतल की असली कीमत जानने के बाद उसे इसे छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए उसे ऐसा करना होगा। सिस्टम, क्या हमें सब कुछ बेचना होगा या क्या हम कुछ अपने लिए रख सकते हैं? ब्लड एसेंस की शीशी बेचने का निर्णय लेने से पहले अरेबेल से पूछा। कार्य पूरा करने के बाद उनके पास एक नया कार्य था, कीमिया, जिसमें एक अमृत नुस्खा था। इस अमृत के मुख्य अवयवों में से एक सही जाति का रक्तसार था। अरेबेल को इस अमृत को बनाने के लिए वाल्किरी के रक्तसार की आवश्यकता थी और इसका उपयोग अपने रक्त के स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए करना था। मेजबान, इस वल्किरी के रक्तसार को पौराणिक रैंक प्राप्त है। आपके वर्तमान स्तर और रक्त स्तर पर वह आपके लिए बहुत मजबूत है। आपको इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है और यह आपके भंडारण में तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते जहां आपको इसकी आवश्यकता होगी। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि तब तक ये रक्तसार उतना मूल्यवान नहीं होगा जितना अब है। इसके आधार पर यह सिस्टम आपको इसे बेचने और सिस्टम पॉइंट अर्जित करने की पेशकश करता है। सिस्टम की पेशकश सुनने के बाद अरेबेल ने, हालांकि तुरंत नहीं, शीशी की पूरी सामग्री बेचने का फैसला किया। उसके सामने एक प्रश्न वाली खिड़की दिखाई दी, इसे बेचो। और इसके अंतर्गत विकल्प हैं, हाँ और नहीं। अरेबेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ दबा दिया। उसके हाथ की शीशी गायब हो गई और 6000 नई बोतलें स्टेटस विंडो के नीचे दिखाई दी, जहां अंकों की संख्या प्रदर्शित की गई थी। अब उनके पास कुल 6608 सिस्टम पॉइंट थे। धिक्कार है, अरेबेल। 6000 सिस्टम पॉइंट। क्या सिएरा का रक्तसार वास्तव में इतना मूल्यवान है? इसके तुरंत बाद अराबेल ने अपने सिर में ईदान की तेज, आश्चर्यचकित आवाज सुनी, जिसमें अश्लील भाव लग रहे थे। ईदान की आश्चर्यचकित आवाज सुनकर अरेबेल ने खरीद और बिक्री प्रक्रिया के बारे में सिस्टम से जो कुछ सीखा था उसे उसके साथ साझा किया। एडन आश्चर्यचकित थी और उसने अपनी निराशा साझा की कि उन्हें इतना मूल्यवान संसाधन इतने सस्ते में बेचना पड़ा। ठीक है, जैसा कि वे कहते हैं, जो हो गया वह हो गया। उम्मीद है यह आखिरी बार नहीं होगा जब हमें इतना मूल्यवान संसाधन मिलेगा। अगर सिएरा के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो शायद भविष्य में हमें उससे उसके रक्तसार को साझा करने के लिए कहने का मौका मिलेगा। ईदान ने अराबेल को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। अरेबेल को एहसास हुआ कि शायद उनके पास अभी भी सिएरा से वह पाने का मौका है जो वे चाहते थे, जैसा कि ईदान ने सुझाव दिया था। उसके मूड में थोड़ा सुधार हुआ और उसने तुरंत ट्रेड फंक्शन से सिएरा के लिए आवश्यक औषधि खरीदी और इसके लिए 1000 सिस्टम पॉइंट का भुगतान किया। अब उनके पास लगभग 5508 सिस्टम पॉइंट बचे हैं और उन्होंने उन्हें बाद के लिए सहेजने का निर्णय लिया। उन्हें जल्द ही उनकी आवश्यकता हो सकती है और वे इसे एक बार में खर्च नहीं करना चाहते थे। अब अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अरेबेल को केवल सिएरा को यह औषधि देनी थी। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकली, उसने मानसिक रूप से यूलिया को संबोधित किया, मैं थोड़ी देर के लिए दूर रहूंगी। उसने मान लिया कि यूलिया को शायद नींद नहीं आ रही थी। और वह सही थी। यूलिया को नींद नहीं आई और उसकी बातें सुनने के बाद उसे जाने की चिंता नहीं हुई। तंबू से निकलने के बाद वह आत्मविश्वास से समाशोधन की ओर बढ़ी। लगभग 20 मीटर चलने के बाद अरेबेल रुका और इंतजार करने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय के बाद सिएरा उसके सामने आ गई। उसकी छाया लगभग रात के अंधेरे में गायब हो गई और उसे नोटिस करना आसान नहीं था। यहाँ, अरेबेल ने उसे औषधि थमाते हुए कहा। सिएरा ने रुचि और उत्साह के साथ अरेबेल के हाथों से औषधि ले ली और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। अंधेरे और अपने पहनावे के कारण अराबेल अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता सकी। इससे अनुबंध का हमारा हिस्सा पूरा हो गया है, उसने सिएरा को याद दिलाया। सिएरा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, अगर औषधि वास्तव में मेरी मदद करती है, तो मैं निश्चित रूप से बाकी काम करूंगा। अरेबेल ने औषधि सौंप दी और तुरंत अपने तंबू में लौट आई, जबकि सिएरा अंधेरे जंगल की गहराई में गायब हो गई। जल्द ही ईदान और निमो की ड्यूटी पर आने की बारी थी। बाकी रात बिना किसी घटना के बीत गई और जल्द ही सुबह हो गई। C86 विभिन्न प्रकार के हम शक्ल। स्थानीय सूर्य की पहली किरणों पर सभी लोग उठे, जल्दी से नाश्ता किया और अपना सामान पैक करके निषिद्ध क्षेत्र की मध्य परत में चले गए। लगभग 2 महीने पहले, जब ये जोड़ा पहली बार इस दुनिया में आया, तो उन्होंने खुद को निषिद्ध क्षेत्र की बाहरी परत में पाया,
जंगल में रात भर इंतजार करने के बाद सुबह उन्होंने एक यादृच्छिक दिशा चुनी जो भाग्य या दुर्भाग्य से उन्हें सीधे मध्य परत तक ले गई। अपने रास्ते में वे बिना ध्यान दिए मध्य परत की सीमा पार कर गए और जल्द ही उनका सामना अपने हमशक्लों से हुआ। उस समय वे मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन निमो ने उन्हें बचा लिया। अब वे इस स्थान की मध्य परत में वापस आ गए थे, लेकिन इस बार उनके पास अतीत के विपरीत एक स्पष्ट लक्ष्य था। उनका रास्ता सीधे केंद्रीय परत तक जाता था। मध्य परत में बाहरी परत के विपरीत अधिक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस हैं। और निश्चित रूप से ये निषिद्ध क्षेत्र अपने नाम की तरह अपने हमशक्ल के लिए प्रसिद्ध है। यूलिया ने रास्ते में अरबेल और ईदान के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा, पिछली बार हमने अपना अधिकांश समय मध्य परत में स्थानीय राक्षसों को प्रशिक्षित करने और उनकी खोज में बिताया। तब मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से हमें निषिद्ध क्षेत्र को अपनी आंखों से देखने और इसे स्वयं अनुभव करने की सलाह दी। यूलिया ने मुलाकात से पहले अपने पिछले अनुभव के बारे में बात की। यदि ऐसा न होता तो वे कभी नहीं मिलते। ईदान और अराबेल उस याद से कांप उठे। उनके मिलने से पहले ही उनके सिस्टम से गलती हो गई और उन्होंने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। भले ही वे किसी तरह हमशक्लों के साथ टकराव से बचने में कामयाब रहे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि अगर वे रीसेट से पहले शहर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा। आखिरकार उन्हें निमो के समूह से मिलने के बाद ही रीसेट के बारे में पता चला। यूलिया ने याद करते हुए कहा, मध्य परत में पागलपन की ऊर्जा की सांद्रता बाहरी परत की तुलना में बहुत अधिक है, जो स्थानीय राक्षसों को अधिक क्रूर और खतरनाक बनाती है। जल्द ही बाहरी परत की तुलना में उनका राक्षसों से सामना होने की अधिक संभावना है। राक्षसों के अलावा 4 लोग जो पागलपन की ऊर्जा की एकाग्रता के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। उन्हें डर था कि इससे ईदान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो अपने वंश के कारण विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हो गया था। हमशक्लों के बारे में क्या? अरेबेल ने इस निषिद्ध क्षेत्र के सबसे भयानक निवासियों को याद करते हुए पूछा। हाँ, मध्य परत से शुरू करके हम हमशक्लों से मिलेंगे, यूलिया ने पुष्टि की। मास्टर ने मुझे बताया कि कई प्रकार के हमशक्ल होते हैं। जब बात उनके पास आई तो निमो भी बातचीत में शामिल हो गया। निमो ने कहा, मध्य क्षेत्र में आमतौर पर 2 प्रकार के डॉपेलगैंगर्स होते हैं। आप पहले ही उनमें से एक का व्यक्तिगत रूप से सामना कर चुके हैं। इस प्रजाति को म्यूट डॉपेलगैंगर्स कहा जाता है। उसकी बातें सुनकर दंपति आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अन्य प्रकार के हमशक्ल भी होंगे। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ये हमशक्ल बोल नहीं सकते। वे केवल अपने पीड़ितों की शक्ल और व्यवहार की नकल कर सकते हैं, जिसमें उनकी कुछ क्षमताएं भी शामिल हैं। ये हमशक्ल केवल एक व्यक्ति की नकल कर सकते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अपने चुने हुए शिकार से छुटकारा पाना है, और उसके बाद ही वे दूसरों की ओर रुख करते हैं। निमो ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमशक्ल के कथावाचक की भूमिका निभाई। जैसे जैसे वे मध्य परत की ओर बढ़े, उन्होंने जानकारी साझा करना जारी रखा। निमो ने संक्षेप में कहा, वे युद्ध में सबसे आसान प्रतिद्वंद्वी हैं। उनके कई नुकसान हैं और उनसे निपटना आसान है। हाँ, वे वास्तव में सबसे कमजोर हैं। निमो मेरी मदद के बिना भी उन्हें संभालने में सक्षम है, इजी ने बातचीत में कटौती करते हुए अपनी आवाज में मुस्कुराहट के साथ कहा। अरेबेल और ईदान के लिए ये हमशक्ल पिछली बार मुश्किल प्रतिद्वंद्वी लग रहे थे। वे निमो और इजी की राय से तुरंत सहमत नहीं हुए। हालांकि उन्होंने निमो को अपने हमशक्लों के साथ सहजता से निपटते देखा था, फिर भी वे उसकी बातों पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इस बार वे उनसे दोबारा मिलने और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने क्या प्रगति हासिल की है। इसके अलावा उन्हें उनके विरुद्ध अपने नए कौशल और क्षमताओं का परीक्षण करने की आशा थी। दूसरा प्रकार टॉकिंग डोपेलगैंगर्स है। निमो का डोपेलगैंगर पहले प्रकार के बारे में बात करने के बाद दूसरे प्रकार में बदल गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे मूक प्राणियों से भिन्न है। ये जीव सरल शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम है और उसी भाषा का उपयोग करके सचेत रूप से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उनकी एक और विशेषता यह है कि वे एक ही लक्ष्य तक सीमित न रहकर एक साथ 2 पीड़ितों की नकल कर सकते हैं। वे कई लक्ष्यों के बीच स्विच करने में सक्षम हैं, जिससे वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक लचीले और स्मार्ट बन गए हैं। पहले के विपरीत, वे अपने पीड़ितों की अधिक सटीकता से नकल करते हैं, विश्वसनीय छवियां बनाते हैं, जो उन्हें अपने कार्यों में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है। ऐसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व के एहसास ने दंपति के दिलों को चिंता से भर दिया। और चूंकि निमो ने अभी तक अपनी कहानी खत्म नहीं की थी,
उन्हें डर लगने लगा कि इन दो प्रजातियों के अलावा और भी अधिक भयानक जीव भी हैं। बातचीत करने वालों से निपटना बहुत कठिन है, निमो ने जारी रखा। पिछली बार जब हम उनमें से एक से मिले थे और उसने मेरी और राडिक की नकल की थी। चूंकि यह बातचीत करने वाले के साथ हमारी पहली मुठभेड़ थी, इसलिए हमें उससे निपटने के तरीके को समझने में बहुत समय और प्रयास करना पड़ा। एक और कठिनाई ये थी कि आमतौर पर एक बातचीत करने वाला कई मूक लोगों के साथ यात्रा करता है। राडिक के पास तब उसके खिलाफ लगभग कोई मौका नहीं था और निमो ने लड़ाई का खामियाजा उठाया। एला और मैंने म्यूट्स पर ध्यान केंद्रित किया। यह उस समय का सबसे कठिन मुकाबला था जिसका हमें सामना करना पड़ा, यूलिया ने उस बैठक के विवरण को याद करते हुए कहा। मैंने भी उस दिन योगदान दिया था। निमो मेरे बिना यह नहीं कर पाती। यह मेरे लिए धन्यवाद था कि हम जीत गए। इजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इस बात से नाराज होकर कि उसका उल्लेख नहीं किया गया और उसकी सराहना नहीं की गई। हाँ, ये केवल हमारे अदृश्य रक्षक का धन्यवाद था कि हम उस दिन जीवित रहने में सक्षम थे, यूलिया ने आत्मा को संबोधित करते हुए सच्ची खुशी के साथ कहा। उसकी आवाज में इस प्राणी के प्रति गहरा सम्मान और यहाँ तक की श्रद्धा भी थी। जोड़े की नजर में निषिद्ध क्षेत्र, जिसे वे बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक सुरक्षित मानते थे, तेजी से भयावह रूप धारण करने लगा। यदि ऐसे जीव मध्य परत में रहते हैं तो किस प्रकार के जीव मध्य परत में रहते हैं? आखिरकार ये ज्ञात है कि सभी निषिद्ध क्षेत्रों की केंद्रीय परतों को सबसे घातक और सबसे खतरनाक स्थान माना जाता था। मास्टर के अनुसार मध्य परत में केवल ये दो प्रकार के हमशक्ल होते हैं। निमो के शब्दों ने जोड़े को थोड़ा शांत किया। मास्टर ने यह भी कहा कि केंद्रीय परत सबसे खतरनाक और घातक प्रकार के डोपेलगैंगर का घर है, जिसे एडवेंचरर गिल्ड में परफेक्ट डोपेलगैंगर के रूप में जाना जाता है। निमो ने कहा, इस तरह के हमशक्ल के नाम मात्र से ही इस जोड़े के रोंगटे खड़े हो गए। यह इस प्रकार के हमशक्लों की उपस्थिति है जो इस निश्चित क्षेत्र की केंद्रीय परत को सबसे खतरनाक जगह बनाती है। निमो ने पूरी गंभीरता से कहा, C87, बिल्कुल सही हमशक्ल, परफेक्ट हमशक्ल। निमो के ईदान ने पूछा, अभी भी अपने आश्चर्य से उबर नहीं पा रहा है। इस हमशक्ल का नाम ही बता रहा था कि वह कितना खतरनाक था। उनके सदमे के कारण युगल भी रुक गए, जिसने एलोइस और उनके शिष्य का ध्यान आकर्षित किया, जो इस समय चुपचाप उनके साथ चल रहे थे। हालांकि ठीक होने के बाद वे जल्दी से अपनी सीटों पर लौट आए और समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। तारानकन निस्संदेह उनके इस कृत्य से एलोइस और उसके शिष्य पर संदेह उत्पन्न हो गया। कल उन्हें संदेह होने लगा था कि 4 योगिनी शिष्यों के एक समूह में एक दूसरे के साथ संवाद करने की असामान्य क्षमता थी, जिसे उनके जैसा डायमंड रैंक का मास्टर भी अपनी आत्मा शक्ति से पता नहीं लगा सका। लियाम, एलोइस का शिष्य, समूह को बिना ध्यान दिए देख रहा था। वह उत्सुक था और उनके साथ बातचीत शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके मालिक के सख्त निर्देशों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे बस देखते रहना पड़ा। जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे अधिक खींचा वह सुंदर योगिनी थी। यहाँ जो 2 लड़कियां थीं, उनमें से एक ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही किसी दूसरे युवक को डेट कर चुकी है। उनकी राय में ये लड़की योगिनी जितनी सुंदर नहीं थी, वह उससे बहुत दूर थी। कल्पित बौने स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं और यूलिया को देखकर लियाम को इस बात का यकीन था। शहर में वापस एडवेंचरर्स गिल्ड में उसने एक अधिक परिपक्व योगिनी देखी थी, जिसके साथ उसके मालिक ने एक सौदा किया था। उन्हें इस डील की विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसने पता लगाने की कितनी भी कोशिश की, उसका मालिक चुप रहा। उसने केवल उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि वह इस समूह के बहुत करीब न जाए। गुरु ने उसे बताया कि वयस्क योगिनी उनकी गुरु थी और वे सभी उसके प्रत्यक्ष शिष्य थे। लियाम को वास्तव में निमो को छोड़कर अन्य लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिसने अपनी असामान्य उपस्थिति से उसका ध्यान आकर्षित किया था, वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि निमो नकाब के नीचे कैसा दिखता है। लियाम की राय में उसका मास्टर डायमंड रैंक का सबसे मजबूत था। उसके पीछे प्लेटिनम रैंक की एक खूबसूरत योगिनी थी। तब वहां लियाम स्वयं और नकाबपोश ये रहस्यमय लड़का था। लेकिन बचे हुए 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, जो युगल लग रहे थे और कल ड्यूटी पर होने के बजाय मौज मस्ती कर रहे थे, वास्तव में समूह की सबसे कमजोर कड़ी निकले। तारानकन जब लियाम समूह को देख रहा था तो उनका ध्यान परफेक्ट डोपेलगैंगर की चर्चाओं पर केंद्रित था, जिसे निमो ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से उनके साथ साझा किया था। अब तक परफेक्ट डोपेलगैंगर इस निश्चित क्षेत्र में सबसे खतरनाक प्राणी है। न केवल उसके पास पीड़ितों की नकल करने की संख्या की कोई सीमा नहीं है,
बल्कि उसकी क्षमताएं उसे उनकी उपस्थिति और व्यवहार को लगभग पूरी तरह से पुनः पेश करने की अनुमति देती हैं। जितना अधिक दंपति ने उसके बारे में जाना, उतना ही अधिक उन्हें विश्वास हो गया कि यह हमशक्ल वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र में सबसे मजबूत प्राणी था। मास्टर के अनुसार, यहां तक कि उसके लिए भी हमशक्ल को मूल से अलग करना मुश्किल हो गया था। वह ब्लडलाइन सहित अधिकांश क्षमताओं की नकल करने में सक्षम है, और यह जोड़े के लिए एक वास्तविक आश्चर्य के रूप में आया। ईदान और अरेबेल आश्वस्त थे कि उनकी नई वंशावली उनका मुख्य लाभ थी। हालांकि, जैसा कि निमो ने कहा, ये दुर्जय हमशक्ल उनकी भी नकल करने में सक्षम है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये जीव उनकी वंशावली की नकल कर सकता है। इस बार सिस्टम भी चुप रहा और उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो जोड़े को चिंतित करते थे। उनकी केवल एक ही कमजोरी है, वे चुने गए पीड़ित की ताकत को पार नहीं कर सकते। निमो के शब्द बिल्कुल वही थे जो युगल सुनना चाहते थे। ये जानकर उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। यदि कोई हमशक्ल उनमें से किसी एक की नकल कर सकता है, तो उसकी शक्ति सिल्वर रैंक को पार नहीं कर पाएगी। और यदि उसने भी उनकी वंशावली की नकल की, तो वह केवल गोल्ड रैंक तक पहुंच जाएगा। उसे कम मत आंको। ये हमशक्ल दूसरों की तुलना में बहुत अधिक चालाक और अधिक कपटी है। वह सबसे पहले आप पर ध्यान देगा, सबसे कमजोर लोगों पर। लेकिन पहले वह हमारे समूह के सबसे मजबूत लोगों की नकल करेगा, और उसके बाद ही वह आपका पीछा करेगा। वह अन्य प्रकार के हमशक्लों की तरह समान सीमाओं से बाध्य नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि वह हमें संभाल नहीं सकता है, तो वह पीछे हट जाएगा और सही समय का इंतजार करेगा। यूलिया ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि युगल कैसे हैं। राहत की सांस ली। क्या आप कह रहे हैं कि वह पहले एलोइस की नकल करेगा और फिर हम पर अपनी नजर डालेगा? अरेबेल ने अपनी आवाज में चिंता के साथ पूछा। हाँ, ये सही है, निमो ने आत्मविश्वास के साथ अपने शब्दों की पुष्टि की। यही आखिरी चीज थी जो वे सुनना चाहते थे। अब वे वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र की केंद्रीय परत में जाने से डर रहे थे। वे इस हमशक्ल के पहले शिकार होंगे, और यह स्पष्ट था। इतनी चिंता मत करो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम किस पद पर हो? यूलिया ने जोड़े से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम भूल गए कि इस संसार की चेतना तुम्हें जीवित पकड़ना चाहती है? वे इसे कैसे भूल सकते हैं? समझौते के कारण लिम्बो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। हालांकि ये हमशक्लों को आदेश दे सकता है कि वे आपको न मारे। लिम्बो के लिए मुख्य बात आपको रीसेट होने तक हिरासत में रखना है, और उसे परवाह नहीं है कि आप तब तक किस स्थिति में होंगे। इसलिए जब हम केंद्रीय परत पर पहुंचे तो बेहद सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। एक और यूलिया ने उन्हें आश्वस्त करते हुए शांत किया कि यह भयानक हमशक्ल उन्हें नहीं मारेगी। दूसरी ओर उसने सावधान रहने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि एक हमशक्ल उन्हें नहीं मारेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनके साथ नर्म व्यवहार करेगा। एक बार फिर दंपति सोच रहे थे कि क्या केंद्रीय परत पर जाना उचित है। वे वहां केवल इसलिए गए क्योंकि उन्हें सिस्टम से एक कार्य पूरा करना था। क्या आपको लगता है कि शायद जिस प्राणी को निमो द्वारा वश में करने की आवश्यकता है, वह परफेक्ट डोपेलगैंगर का बच्चा है? अरेबेल ने ईदान से उत्सुकता से पूछा। सब कुछ सुनने के बाद सिस्टम जिस अनोखे प्राणी के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह निषिद्ध क्षेत्र अपने हमशक्लों के लिए जाना जाता था, और सबसे अधिक संभावना है कि वह अनोखा प्राणी भी एक हमशक्ल ही था। इस बात से ईदान भी परेशान था। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। सिस्टम परफेक्ट डोपेलगैंगर के शावक को एक अद्वितीय प्राणी नहीं कह सका। आखिरकार अद्वितीय शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसा प्राणी अत्यंत दुर्लभ है। और निमो और यूलाली के अनुसार परफेक्ट डोपेलगैंगर पूरी तरह से अनोखा नहीं था। हाँ, वह केंद्रीय परत में रहता था, लेकिन उसके अस्तित्व के बारे में एडवेंचरर गिल्ड में सभी को पता था। एक मानसिक लिंक के माध्यम से हमशक्ल के बारे में बात करते हुए समूह ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने मध्य परत की सीमा को कैसे पार किया। ईदान मध्य और बाहरी परतों के बीच अंतर महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पागलपन की ऊर्जा की एकाग्रता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, और उनका शरीर इस ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर देता है। C88 चलता फिरता बमीदान को महसूस हुआ कि पागलपन की ऊर्जा उसके शरीर में बड़ी ताकत से प्रवेश कर रही है। ऐसा लगता है कि हमने मध्य परत की सीमा पार कर ली है, क्योंकि पागलपन की ऊर्जा की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है। उन्होंने एक मानसिक लिंक के माध्यम से अरबेल के साथ साझा किया। क्या आप सब ठीक हैं? उसने स्पष्ट रूप से चिंतित होकर पूछा। पहले तो ईदान दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को अरेबेल के साथ साझा करने का फैसला किया।
यद्यपि ऊर्जा का आक्रमण अधिक तीव्र हो गया, फिर भी उसे अपने आप में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। सब कुछ हमेशा की तरह था और इससे उसे आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सारी ऊर्जा कहाँ गायब हो रही थी। ये ठीक है, ईदान ने अरबेल की चिंताओं को शांत करते हुए अपने मन में उत्तर दिया, मुझे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। हालांकि ऊर्जा का आक्रमण तेज हो गया है, मुझे समझ नहीं आता कि यह मेरे शरीर में कहाँ गायब हो जाती है। सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है? हालांकि ईदान के शब्दों से उसे कुछ राहत मिली, फिर भी अरेबेल ने यह पता लगाने के लिए सिस्टम का रुख किया कि उसके साथ क्या गलत था। ईदान ने उसे नहीं रोका। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह उसके बारे में चिंतित थी। मेजबान, अल्फाज बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करके खोई हुई ऊर्जा को बहाल करने की विशेष क्षमता वाली एक अनोखी दौड़ है। सामान्य परिस्थितियों में ये क्षमता सक्रिय नहीं होती है और ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती है। हालांकि आपके मामले में आपकी रक्तरेखा पर नियंत्रण की अस्थिरता के कारण ये क्षमता अनियंत्रित रूप से पागलपन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जो इस निश्चित क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जैसा कि जोड़े को संदेह था, ये सब फिर से उसी खून खराबे के बारे में था। जब वे अत्यावश्यक मामलों को समाप्त कर लेंगे जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो वे सबसे पहले उस समस्या को उठाएंगे जिसने पहले से ही उन्हें इतनी परेशानी दी है। दंपति को आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने उन्हें चेतावनी क्यों नहीं दी कि रक्तपात इतना कठिन होगा और इतनी सारी कठिनाइयां होंगी। सिस्टम के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चाल उनका इंतजार कर रही है। शायद ये फिर से उनके सर्वोच्च शीर्षक से संबंधित है। दंपति ने अनुमान न लगाने बल्कि स्थिति को स्वीकार करने और धीरे धीरे कदम दर कदम समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया। सिस्टम, मुझे बताओ, इस ऊर्जा के अत्यधिक अवशोषण के परिणाम क्या होंगे? इस बार ईदान ने खुद से पूछने का फैसला किया। वह समझ गया कि अल्फाज चाहे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, इस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उनके पास एक सीमा होनी चाहिए। मेजबान, पूर्वानुमान निराशाजनक है। आपको फिलहाल कोई बदलाव महसूस नहीं होता है क्योंकि यह ऊर्जा आपकी रक्तरेखा से जुड़ी होती है। अग्नि के अल्फा में परिवर्तित होने के बाद आप स्पष्ट रूप से प्रभाव महसूस करेंगे। अंततः ईदान को समझ आ गया कि वह यह महसूस क्यों नहीं कर सका कि वह ऊर्जा कहाँ चली गई। हालांकि वह शर्मिंदगी से उबर गया। रक्तधारा तो पहले से ही उसका हिस्सा बन चुकी है ना? अग्नि के अल्फा रूप में परिवर्तित हुए बिना वह उसमें होने वाले परिवर्तनों को क्यों नहीं समझ सका? आखिरकार उसकी अल्फा रक्तरेखा निष्क्रिय अवस्था में भी उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है। वह ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को क्यों नहीं देख पाता? इस स्थिति में ये सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि आप इस निश्चित क्षेत्र में अपने अल्फा फायर फॉर्म का उपयोग न करें। सिस्टम की इस चेतावनी से ईदान चिंतित हो गया। सिस्टम, मुझे यह मत बताओ कि सारी ऊर्जा जमा हो रही है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह कोई प्रश्न पूछ पाता, सिस्टम ने उसे रोक दिया। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। अरे, ईदान ने जोर से शाप दिया। इस बार उसका शाप सबने सुना। हमें बात करने की जरूरत है, ईदान ने निमो और यूलिया से कहा। उसकी आवाज गंभीर लग रही थी। उसका चिंतित चेहरा देखकर यूलिया और निमो को एहसास हुआ कि चीजें खराब थीं। उन्होंने तुरंत मान लिया कि वे शायद पहले ही सीमा पार कर चुके हैं और मध्य परत में पहुंच गए हैं। मिस्टर एलोइस, आइए एक छोटा सा ब्रेक लें। हम पहले ही सीमा पार कर चुके हैं, और इससे पहले कि हम मध्य परत में गहराई तक जाएं, मुझे और मेरे कनिष्ठों को कुछ जांचने और चर्चा करने की जरूरत है। यूलिया ने एलोइस को संबोधित किया, रुकने का बहुत स्पष्ट कारण नहीं बताते हुए, असली कारण छिपाते हुए। ठीक है, एलोइस सहमत हो गया और उसने अपने शिष्य लियाम को अपने पास बुलाया। ईदान और अन्य लोग थोड़ा अलग हट गए और यूलिया ने अंततः एक मानसिक लिंक के माध्यम से उनसे बात की। क्या हुआ? सबसे पहले, जैसा कि हमें उम्मीद थी, मध्य परत में पागलपन ऊर्जा की एकाग्रता बाहरी परत की तुलना में बहुत अधिक है, ईदान ने शुरू किया। दूसरी बात, मैं इस निश्चित क्षेत्र में अपने अल्फा फायर फॉर्म का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। वह पहले से ही एक समस्या थी। ईदान का एक मुख्य तुरुप का पत्ता अनुपलब्ध था। फिर क्या हम वापस जा रहे हैं? सभी पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद यूलिया ने अचानक पूछा। वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने यात्रा रद्द करने का फैसला किया। ईदान और अरेबेल ने एक साथ कहा, नहीं। वे प्रयास किए बिना हार नहीं मान सकते थे। समय सीमित था और वे समझ गए कि अगर वे पीछे हट भी गए, तो भी ईदान जल्दी से अपने वंश पर पूर्ण नियंत्रण नहीं ले पाएगा। निश्चित क्षेत्र में पागलपन की ऊर्जा कहीं गायब नहीं होगी।
और सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें अभी भी यहाँ लौटना होगा। हालांकि सिस्टम ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि यह कार्य अनिवार्य था, लेकिन उन दोनों को एहसास हुआ कि इसे पूरा करने से उन्हें निमो संबंधित विश्व खोज से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने पहले ही मान लिया था कि लिम्बो से बाहर आना भी किसी तरह निमो से संबंधित है, इसलिए वे इस कार्य को नहीं छोड़ सकते थे। जोड़े को यह भी एहसास हुआ कि भविष्य में वे इस निश्चित क्षेत्र के स्थान को लेकर भाग्यशाली नहीं होंगे। सिस्टम, जब तक मैं फायर अल्फा परिवर्तन का उपयोग नहीं करता, क्या मुझे पागलपन ऊर्जा से कोई समस्या होगी? ईदान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई छिपा हुआ खतरा न हो। हाँ, जब तक आप अल्फा फायर में परिवर्तन का उपयोग नहीं करते, पागलपन की ऊर्जा का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिस्टम की आवाज ने जवाब दिया, जिससे ईदान शांत हो गया। सिस्टम की बातें सुनकर अरेबेल भी सोच में पड़ गया। ईदान ने अपने साथी की ओर मुड़ते हुए कहा, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, अराबेल। निमो और यूलियालिया के विपरीत, वह स्थिति की गंभीरता से अवगत थी और उसने ईदान को सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। पागलपन की ऊर्जा के कारण ईदान की शक्ति सीमित थी। आंकड़ों को स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता का उपयोग करके वह जो सबसे अधिक प्रदर्शित कर सका, वह थी गोल्ड रैंक। हालांकि इसके बावजूद समूह ने अपने रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया और वे फिर से सड़क पर निकल पड़े। अरेबेल अच्छी तरह से जानता था कि सिस्टम ने ईदान को आग के अल्फा में बदलने का सहारा न लेने की दृढ़ता से सलाह क्यों दी थी। यदि वह पागलपन की ऊर्जा से भरे इस निश्चित क्षेत्र में परिवर्तन करता है, तो इस ऊर्जा के प्रभाव में वह अपना दिमाग खो देगा और दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर न करते हुए, अपने रास्ते में सब कुछ जलाते हुए उग्रता करना शुरू कर देगा। हालांकि सबसे बड़ा खतरा उस संचित ऊर्जा में था जो इस समय उसके शरीर में जमा हो रही थी। ईदान एक चलते बम की तरह था और आग के अल्फा में उसका परिवर्तन एक डेटोनेटर के रूप में काम कर सकता था। यदि इस समय कोई उसके बगल में है, तो इस संचित ऊर्जा के निकलने के कारण उसके जीवित रहने की संभावना नहीं है। C89 जानवरों के खिलाफ लड़ाईमूल योजना अपरिवर्तित रही। मध्य परत की सीमा पार करने के कुछ ही समय बाद समूह का इस क्षेत्र के पहले निवासियों से सामना हुआ। ये ऐसे जानवर थे जो लंबे समय तक पागलपन की ऊर्जा के संपर्क में रहने के बाद और अधिक शक्तिशाली और क्रूर हो गए थे। पहली लहर में 5 जानवर शामिल थे, जिनमें से अधिकांश युगल के अनुमान के अनुसार कांस्य और रजत श्रेणी के थे। और ईदान और अरेबेल को इस समय बिल्कुल यही चाहिए था। प्रशिक्षण के दौरान वे अपनी प्रगति का पर्याप्त आकलन नहीं कर सके। निमो ने लड़ाई में अलौकिक शक्ति दिखाए और जब जादू की बात आई तो यूलियालिया उनसे आगे थी। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उनकी बराबरी नहीं कर सके। और यह सब उनके आरोहण परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले की बात है। आरोहण परीक्षण के बाद उनके पास अधिक समय नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश समय अध्ययन करने और अपने वंश में महारत हासिल करने में बिताया। और उनके पास अपने नए कौशल और क्षमताओं को परखने और निखारने के अधिक अवसर नहीं थे। यदि यह समय सीमा के लिए नहीं होता, तो वे अपनी क्षमताओं में पूरी तरह महारत हासिल किए बिना इस स्थान पर नहीं आते। और अब अंततः उनके पास अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने का अवसर है। ईदान ने आगे बढ़ते हुए कहा, आइए देखें कि हमने इन महीनों में क्या हासिल किया है। अरेबेल ने उसका पीछा किया। बाकी लोगों ने उन्हें नहीं रोका। ये जानवर उनके लिए बहुत कमजोर थे। कुछ जानवरों का ध्यान भटकाने और अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निमो ने उनके साथ जाने का फैसला किया। हालांकि वह और यूलियालिया जानते थे कि अगर वे दोनों पूरी ताकत से काम करेंगे तो वे उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। उन्हें इस लड़ाई में अपने सारे पत्ते खोलने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने अपने तुरुप के पत्तों को यथासंभव लंबे समय तक अपनी आस्तीन में रखने का निर्णय लिया। ईदान और अराबेल उत्सुकता से अपने चुने हुए लक्ष्यों के आमने सामने आ गए। दोनों ने पहले कांस्य रैंक वाले जानवरों को चुना। मिलिसा से सीखने के बाद उन्होंने अंततः सीखा कि अन्य प्राणियों की ताकत का मूल्यांकन कैसे किया जाए और इसे जुनोनिया की दुनिया में आमतौर पर स्वीकृत रैंकों के साथ कैसे जोड़ा जाए। वे कांस्य से लेकर स्वर्ण रैंक तक की ताकत का सटीक निर्धारण कर सकते थे। हालांकि वे स्वयं प्लेटिनम रैंक से ऊपर की ताकत का निर्धारण नहीं कर सके, लेकिन उनका सिस्टम इसके लिए सक्षम था। उनकी तुलना में उनकी प्रणाली सभी प्राणियों की ताकत और रैंक का अनुमान लगाने में अधिक सटीक थी। ईदान का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। एक कांटेदार भेड़िया। भेड़िए की आदतों को जानकर उसे कोई डर नहीं लगा और उसने साहपूर्वक हमला कर दिया। भेड़िए ने ईदान पर अपने कांटों से वार किया, लेकिन वह चतुराई से बच गया और तेजी से दुश्मन के पास पहुंच गया।
ये देखते हुए कि वह चूक गया है, भेड़िया ईदान पर झपटा और उसके सिर पर काटने की कोशिश की। हालांकि अब 2 महीने बाद भेड़िए की चाल की गति अब पहले जितनी तेज नहीं लग रही थी। ईदान आसानी से चकमा खा गया और उसने एक ही गति में भेड़िए का सिर काट दिया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। उस पल ईदान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी अन्य योग्यताओं और कौशलों का बमुश्किल उपयोग किया। केवल एक तलवार के वार से उसने कांस्य रैंक वाले जानवर से आसानी से निपट लिया। ईदान को स्पष्ट रूप से कांस्य और रजत रैंक के बीच अंतर का एहसास हुआ। अपनी ओर से अरेबेल को एक ऐसे प्राणी का सामना करना पड़ा जो उनकी दुनिया से लोमड़ी जैसा दिखता था। हालांकि जिस लोमड़ी को वे जानते थे, उसकी तुलना में ये लोमड़ी बहुत बड़ी थी और उसके काले बाल और 2 पूंछें थी। जानवर ईदान के नुकीले भेड़िए के समान कांस्य श्रेणी का था। थोड़ा उत्साह के साथ अरेबेल जानवर से मिलने वाला पहला व्यक्ति था। कांटेदार भेड़िए की तुलना में ये जानवर तेज और अधिक लचीला था। हालांकि अराबेल खुद ईदान से बेहतर थी, वह तलवार के साथ तेज और अधिक अनुभवी थी। 2 पूंछों वाली काली लोमड़ी ने उन्हें अरबेल की ओर घुमाया, जिससे 2 गहरे अर्धचंद्राकार ब्लेड निकल आए। ईदान की तरह अरबेल भी आसानी से उनसे बच निकला। भेड़िए के विपरीत लोमड़ी अधिक चालाक थी और लड़ाई में शामिल होने की कोशिश नहीं करती थी, दूरी बनाए रखना पसंद करती थी। और यहाँ कांस्य और रजत रैंक के बीच के अंतर ने एक भूमिका निभाई। हालांकि लोमड़ी एक जानवर के रूप में इंसान से तेज थी, लेकिन वह रैंक के अंतर को दूर नहीं कर सकी और अरेबेल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। लोमड़ी ने अपने पंजे और पूंछ को घुमाकर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसमें काली ऊर्जा थी, जो तेज ब्लेड में बदल गई। हालांकि इससे उसे अराबेल के खिलाफ मदद नहीं मिली, जिसने अधिकांश हमलों को आसानी से टाल दिया और कुछ को अपनी तलवार से रोक दिया। जब अरेबेल काफी करीब आ गई, तो उसने लोमड़ी को फिर से भागने से रोका और अपनी तलवार के सटीक वार से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब ईदान और अराबेल अपने विरोधियों से लड़ रहे थे, निमो ने बढ़त ले ली। उसने शीघ्र ही शेष कांस्य रैंक वाले जानवरों में से एक से निपट लिया और 2 रजत रैंक वाले जानवरों को छोड़ दिया। उसने 2 रजत रैंक वाले जानवरों को ईदान और अरेबेल से दूर रखा, उनका ध्यान भटकाया और उन्हें रोका। जब उनमें से प्रत्येक ने अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटा, तो जोड़ी ने निमो पर अपनी निगाहें घुमाई। उसके कार्य को समझने के बाद वे हृदय से उसके प्रति आभारी हुए। इस बीच जानवरों को एहसास हुआ कि उनके साथी गिर गए हैं और वे उनके सामने दुश्मन को नहीं हरा पाएंगे। वे पीछे हट गए और पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उसी समय ईदान और अरेबेल उनके सामने आ गए। बाकी 2 जानवर भी, एक काले लोमड़ी और एक कांटेदार भेड़िया थे। इस बार ईदान ने लोमड़ी पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अरेबेल ने भेड़िए पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार ईदान ने सिल्वर रैंक के डार्क फॉक्स के खिलाफ सनस्वॉर्ड स्टाइल का उपयोग करने का फैसला किया। ये लोमड़ी अपने छोटे चचेरे भाई से कहीं अधिक ताकतवर थी। उसने तुरंत ईदान पर हमला कर दिया, उसे कुछ दूरी पर रखने की कोशिश की। ईदान को तुरंत एहसास हुआ कि लोमड़ी करीबी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी और शायद भागने का मौका तलाश रही थी। उसके पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। उसने पहले हमले को टाल दिया और दूसरे को अपनी तलवार से नाकाम कर दिया। फिर युद्ध में पहली बार उसने अपने पास मौजूद सबसे सरल और सबसे प्रभावी मंत्र फ्लैश का उपयोग किया। यह मंत्र प्रकाश तत्व से संबंधित है और विपरीत तत्व अंधकार वाले प्राणियों के विरुद्ध विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ईदान ने तुरंत जादू किया और उसके हाथ में प्रकाश की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी। उसने उसे लोमड़ी की ओर फेंक दिया। यहां तक कि दिन के दौरान तेज धूप में भी फ्लैश जादू लोमड़ी तक नहीं पहुंचा। तेज रोशनी के साथ विस्फोट हुआ और उसे अंधा कर दिया। चकाचौंध प्रभाव ने विशेष रूप से प्रभावी ढंग से काम किया, क्योंकि लोमड़ी के पास अंधेरे का तत्व था जो प्रकाश का प्रतिकार करता था। बिना कोई समय बर्बाद किए ईदान ने तुरंत अपनी सनस्वॉर्ड स्टाइल आभा को सक्रिय कर दिया, जिसका उपयोग उसने हाल ही में सीखा था, ठीक उसी तरह जैसे अरेबेल उसका उपयोग करती है। उसने अपनी सारी ताकत तलवार में लगा दी और लोमड़ी पर निशाना साधते हुए नीचे की ओर वार किया। ये सनस्वॉर्ड स्टाइल सनस्वॉर्ड स्लैश का सबसे पहला और बुनियादी कौशल था। इसका उपयोग तलवार की आभा का उपयोग करके दूर से वार करने के लिए किया जा सकता है। अंधे अंधेरे लोमड़ी को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। ईदान के काटने वाले प्रहार ने उसे आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया। C90 कुछ कमी है। जब ईदान एक सिल्वर रैंक वाले काले लोमड़ी से लड़ रहा था, तो अराबेल का सामना एक सिल्वर लेवल नुकीले भेड़िए से हुआ। हालांकि भेड़िया अपने कांस्य रैंक वाले समकक्ष से अधिक मजबूत था, अरेबेल तेज था।
लोमड़ी के विपरीत, भेड़िए ने तुरंत हमला किया, काटने की कोशिश की, लेकिन लड़की तुरंत चकमा दे गई और जानवर की गर्दन पर निशाना साधते हुए तलवार से हमला कर दिया। हालांकि अरेबेल को जो उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। तलवार उसकी गर्दन तक पहुंचने से पहले भेड़िए ने अपनी कीलें छोड़ दी और हमले को विफल कर दिया। अरेबेल जानवर की कुशलता से चकित था। मौत से बचकर भेड़िया इधर उधर घूमा और अपनी पूंछ के झटके से अरेबेल को एक तरफ फेंक दिया। अराबेल ने अपनी तलवार से पूंछ के वार का मुकाबला किया, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि वह अपना संतुलन खो बैठी और लगभग गिर पड़ी। वह अपने पैरों पर खड़ी होने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद उसने अपनी स्थिरता खो दी। उस पल का फायदा उठाते हुए भेड़िया फिर से उस पर झपटा और साथ ही उसकी दिशा में कई कांटे छोड़े। भेड़िए की हरकतों को देखकर अरेबेल को एक अजीब लेकिन परिचित एहसास महसूस हुआ। सहज रूप से उसने अपना बायां हाथ उठाया और भेड़िए और उसके कांटों की ओर इशारा किया। उस क्षण उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई और कई बर्फ के भाले हवा में दिखाई दिए, जो कि अरेबेल की इच्छा पर भेड़िए और जानवर की स्पाइक्स की ओर बढ़े। ऐसा लग रहा था कि अरेबेल खुद उस वक्त सदमे में थी। बर्फ के भाले उड़ने के बाद ही उसे होश आया और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। आरोहण परीक्षण के दौरान ये बर्फ के भाले उसका पसंदीदा जादू थे। मुकदमे की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी और मुकदमे के दौरान मिली आदत के चलते उसने बिना कहे ही अनजाने में इस मंत्र का इस्तेमाल कर लिया। भेड़िए की सभी कीलें बर्फ के भालों से विक्षेपित हो गईं, और उनमें से कुछ भेड़िए के बगल में घुस गईं क्योंकि उसने चकमा देने की कोशिश की थी। इससे पहले कि बर्फ के भाले स्पाइक से टकराते, अरेबेल ने अपनी मून स्वॉर्ड स्टाइल आभा जारी की और तलवार को उसमें भर दिया। ईदान की तरह उसने मून स्वॉर्ड स्टाइल के सबसे पहले और बुनियादी कौशल क्रिसेंट मून स्लैश का उपयोग किया। बर्फ के भालों से घायल होकर भेड़िया अरबेल की अर्धचंद्राकार तलवार के हमले की कतार में था। काले लोमड़ी की तरह भेड़िया भी दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि घाव से खून नहीं निकला। भेड़िए को दो भागों में विभाजित करने वाला चीरा बर्फ से भर गया था, जिससे दोनों हिस्से तुरंत जम गए, जिससे खून की कमी नहीं हुई। ईदान और अरेबेल ने लगभग एक साथ ही अपने शत्रुओं को हराया। जो भी उन्हें देख रहा था वो हैरान रह गया। यहां तक कि एलोइस, जिसने शुरू में जोड़े और उनके प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया था, उसने जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। निमो और यूलिया ने एक दूसरे पर नजरें डाली और आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि वे जोड़े को तलवारबाजी और जादू की मूल बातें सिखा रहे थे, लेकिन इस जोड़े ने ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जैसा उन्होंने अभी देखा था। कुछ समय बाद तक वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि उन्होंने ये कौशल अपनी नई वंशावली के कारण हासिल किए होंगे, लेकिन वास्तव में कैसे, ये किसी का अनुमान नहीं था। जब लड़ाई खत्म हुई तो अरबेल और ईदान ने एक साथ अपना ध्यान अपनी स्थिति और बुनियादी विशेषताओं की ओर लगाया। तारांकन स्थितिनाम ईदान फीनलिंग पुरुष उम्र 19 साल जाति मानव साथी अरेबेल मॉर्गन स्नेह -54% साधना का पथ सिस्टम होस्ट प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली सर्वोच्च पत्नी प्रणाली के साथ समन्वयित सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य जोड़ अनूठी विशेषता 1 शीर्षक सर्वोच्च आंशिक रूप से मुहरबंद अनुपलब्ध आवश्यक योग्यताएं अनूठी विशेषता 2 युग्मित प्रणाली आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 50% स्वैप 02 मुख्य आंकड़े अंडरस्को स्तर 20 अंडरस्को शक्ति -187 अंडरस्को सहन शक्ति -193 अंडरस्को चतुरता -184 अंडरस्को खुफिया 230 अंडरस्को मन 305 क्षमताएं मानसिक संबंध जोड़ मानसिक संबंध अरेबेल मॉर्गन कटिंग लेवल 2 खाना पकाने का स्तर 2 कार्य व्यापार जोड़ रक्तरेखा जोड़ कीमिया जोड़ तारांकन स्थिति नाम अरेबेल मॉर्गनलिंग महिला उम्र 18 साल जाति मानव साथी ईदान फीन स्नेह 48% साधना का पथ सिस्टम होस्ट प्रणाली सर्वोच्च पत्नी प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली के साथ समन्वयित सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य जोड़ अनूठी विशेषता 1 शीर्षक सर्वोच्च आंशिक रूप से मुहरबंद अनुपलब्ध आवश्यक योग्यताएं अनूठी विशेषता 2 युग्मित प्रणाली आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 50% स्वैप 02 मुख्य आंकड़े अंडरस्को स्तर 20 अंडरस्को शक्ति 223 अंडरस्को सहन शक्ति 195 अंडरस्को चतुरता 220 अंडरस्को खुफिया 181 अंडरस्को मन 239 क्षमताएं मानसिक संबंध जोड़ मानसिक संबंध ईदान फीन खाना पकाने का स्तर 2 कटिंग लेवल 2 कार्य व्यापार जोड़ रक्तरेखा जोड़ कीमिया जोड़ तारांकन ईदान और अरेबेल ने पहले स्तर और उसके आंकड़ों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जहां सभी आंकड़े 50 थे और 20वें स्तर जिसके आंकड़े लगभग 4 गुना अधिक थे। लेकिन अब भी उनकी स्थिति देखकर उन दोनों को उलझन महसूस हो रही थी। शुरू से ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सिस्टम में कुछ कमी है।
जैसे जैसे वे आगे बढ़े, केवल उनके बुनियादी आंकड़ों में सुधार हुआ। सिस्टम के स्तर के साथ वंशावली, कौशल और क्षमताएं स्वचालित रूप से नहीं बढ़ी। उनके विकास के लिए कार्यों को पूरा करना या सिस्टम बिंदुओं के लिए ट्रेड फंक्शन से कुछ खरीदना आवश्यक था। वही व्यापार फंक्शन उन्हें कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार के रूप में दिखाई दिया। ये ट्रेडिंग फंक्शन सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम नामक एक अन्य सिस्टम से जुड़ा था। यह सुझाव देते हुए कि यह उनके अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं था। ईदान और अराबेल ये पता नहीं लगा सके कि वास्तव में वे क्या खो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब थी जो उनके सिस्टम को व्यक्तित्व प्रदान कर सकती थी। दो क्षमताओं, कुकिंग लेवल 2 और कटिंग लेवल 2 के अलावा ऐसा कोई कौशल और क्षमता नहीं थी जिसे ईदान और अरेबेल आत्मविश्वास से अपने सिस्टम के नाम पर रख सके। आंकड़ों का आदान प्रदान और स्वैप क्षमताएं सिस्टम की विशिष्टता को दर्शाती हैं, न कि उसके नाम को। जबकि सुप्रीम शीर्षक अभी भी अनुपलब्ध है। उनके पास केवल एक ही अनुमान था, लेकिन उन्होंने इसे एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं की। अंदाजा ये लगाया गया कि ये दोनों फिलहाल आधिकारिक तौर पर पति पत्नी नहीं है। जब ये जोड़ा सोच में था, बाकी लोग उनके पास आए। निमो और यूलिया उनके साथ उस पर चर्चा करना चाहते थे जो उन्होंने अभी देखा था, लेकिन पीठ पर तलवार लिए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति एलोइस ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। आपका शिक्षक कौन है? और आपने आभा को तत्वों के साथ मिलाना कहां से सीखा? उसने जोड़े से उत्साहपूर्वक पूछा और बेसब्री से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। एलोइस अभी भी अपने आश्चर्य से उबर नहीं पाया। उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा था। सिल्वर रैंक के 2 नवागंतुक एक आभा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, और यहां तक कि इसे अपने तत्व के साथ जोड़ भी सकते हैं। यह अविश्वसनीय था, यहां तक कि उन्होंने शुरू से ही तलवार के पथ का अनुसरण करते हुए मन और उसके तत्व को समझने की क्षमता हासिल नहीं की। इन 2 अलग अलग ऊर्जाओं को मिलाने की बात तो दूर की बात है।